वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज़म नज़ीर तारड़ को दोबारा वज़ीर क़ानून मुकर्रर कर दिया है। काबीना डिवीज़न ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ ने वफाकी वज़ीर बराए क़ानून और इंसाफ के ओहदे का चार्ज भी संभाल लिया। अयाज सादिक अब सिर्फ वज़ारत इक़्तिसादी उमूर ही देखेंगे। इस्लामाबाद से देखिए फ़हीम अख्तर की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़म नज़ीर तारड़ को एक बार फिर वज़ीर कानून मुकर्रर कर दिया है। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद आज़म नज़ीर तारड़ की बतौर वज़ीर कानून तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इससे कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सरदार अयाज सादिक को वज़ीर कानून का इजाफी कलमदान सौंपा था। वाज़ेह रहे कि 25 अक्टूबर को आज़म नज़ीर तारड़ ने वज़ीर कानून के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था और अपना इस्तीफा सदर डॉक्टर आरिफ अलवी को भिजवाते हुए कहा था कि वज़ारत कानून के मनसब से इस्तीफा ज़ाती वजूहात की बिना पर दिया है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज का दबाव या कुछ और। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अद्वियात की कीमतों में इजाफे के लिए कमेटी बना दी। कमेटी के सरबराह वज़ीर ख़जाना होंगे। कमेटी कीमतों में इजाफे का जायजा लेकर फैसला करेगी। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तफसीलात बता रहे हैं इस्लामाबाद से हुसैन अहमद। फार्मास्यूटिकल कंपनीज की जानिब से अद्वियात की कीमतों में इजाफे के लिए दबाव पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कमेटी बना दी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी फार्मास्यूटिकल कंपनीज की जानिब से अद्वियात की कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त पर बनाई गई है। पाकिस्तानी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री तमाम अद्वियात की कीमतों में 40% इजाफे का मुतालबा कर रही है। जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि कमेटी के सरबराह वज़ीर ख़जाना इसाक़दार होंगे। इसके अलावा वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल, सरदार अयाज सादिक और दीगर आला हुकूमती ओहदेदारान भी कमेटी में शामिल हैं। कमेटी अद्वियात की कीमतों में इजाफे के मुतालिबात और ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी 2018 का भी असर-ए-नौ जायजा लेगी। मकामी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की नुमाइंदगी फारूक बुखारी, जाहिद सईद, काजी मंसूर दिलावर, तौकीर अल हक, जबकि मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनीज की नुमाइंदगी इरम शाकिर रहीम और आयशा टीमी हक करेंगी। और अभी खबर यह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी है। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गौर। इजलास में गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर करने की मंजूरी दी जाएगी, जबकि मनसूख किए गए पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंसेस की बहाली पर काबीना को ब्रीफिंग दी गई है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा फ़हीम अख्तर से। जी फ़हीम, इजलास का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में वफाकी काबीना का अहम इजलास इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस में जारी है, जिसमें मुल्क की सियासी मुआशी सूरत हाल के ऊपर गौर किया जाएगा। कुल 5 नुकाती एजेंडा आज मंजूरी के लिए पेश किया जाना है, जिसमें से सबसे अहम मामला है गंदम की साल 2022 और 23 के लिए जो इमदादी कीमत है उसको मुकर्रर करने की मंजूरी दी जाएगी। इसके अलावा जो गंदम की डिमांड है और जो मौजूदा सूरत हाल है, जो दस्तियाब गंदम है, उस हवाले से भी ब्रीफिंग काबीना को दी जाए। जबकि जो मनसूख किए गए पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंसेज हैं उनकी बहाली के ऊपर भी काबीना डिवीजन को ब्रीफिंग दी जाएगी। जबकि वाशिंगटन डीसी में पाकिस्तानी जो इमारतें हैं, पुरानी इमारतें हैं, उस हवाले से एक पुराना मामला है, उसके ऊपर दफ्तर खारजा की जानिब से काबीना को ब्रीफिंग दी जाएगी और इस हवाले से अहम फैसला किया जाएगा। जबकि काबीना में लेजिस्लेटिव केसेज से मुतालिक जो 20 अक्टूबर की कमेटी थी उसके जो फैसले थे उनकी भी तौसीक आज की जाएगी और ओवरऑल जो सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर भी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फ़हीम, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि मुल्क माशी तौर पर तबाह हो चुका है। आज से रेस्क्यू ऑपरेशन का पहला दिन है। एक हफ्ते में 2 सूबाई असम्बलियों का फैसला हो जाएगा। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का ट्वीट, लिखा कि इक़्तिदार के भूखों का जुमा बाजार लगा हुआ है। वालिदैन अपने बच्चों का गला काट रहे हैं और ये यूरोप में छुट्टियां गुजार रहे हैं। इदारों का सियासत से दूर होना काबिल तहसीन है, लेकिन इदारे अपने अवाम से दूर नहीं रह सकते हैं। शेख रशीद की जानिब से ट्वीट किया गया, कहा गया कि भूखों का जुमा बाजार लगा है, वालिदैन अपने बच्चों का गला काट रहे हैं।
اور پنجاب اسمبلی تحلیل کا معاملہ، نون لیگ اور اتحادی جماعتوں کی سرگرمیوں میں تیزی آ گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق نون لیگ نے اپنے ارکان اسمبلی کو لاہور پہنچنے کی ہدایت کر دی ہے۔ تمام اراکین کو قیادت سے رابطے میں رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اتحادیوں اور آزاد ارکان سے بھی رابطے میں رہنے کی درخواست، جبکہ نون لیگ کی اسپیکر کی جانب سے ان کے 15 ارکان کے معطلی کے فیصلے کے خلاف ایک اور متفرق درخواست آج لاہور ہائی کورٹ میں جمع کروائی جائے گی۔ پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے کا یہ معاملہ ہے۔ نون لیگ اور اتحادی جماعتوں کی سرگرمیوں میں تیزی، ذرائع کے مطابق نون لیگ نے اپنے اراکین اسمبلی کو لاہور پہنچنے کی ہدایت کر دی ہے۔ اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسگو کے ہل ویو اسلامک سینٹر میں حضرت غوث اعظم کی 11ویں شریف کی نسبت سے پرنور محفل کا اہتمام کیا گیا، جس میں پاکستان کے ممتاز عالم دین اور سابق وفاقی وزیر برائے مذہبی امور پیر سید حامد سعید کاظمی کی جانب سے خصوصی شرکت کی گئی ہے۔ اس موقع پر ثنا خواہ حضرات نے خوبصورت نذرانہ بھی پیش کیا اور منقبت پیش کر کے سما باندھ دیا۔ تفصیلات جان لیتے ہیں خالد فارسی کی اس رپورٹ میں۔ منبر تیرا عرش بری یا رحمت العالمین، تو کجا من کجا، میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے۔ گلاسکو کے ہل ویو اسلامی سینٹر کی فضا درود و اسلام سے گونج اٹھی۔ اوورسیز پاکستانی کمیونٹی نے بڑی 11ویں شریف کی نسبت سے روح پرور محفل سجائی، جس میں اوورسیز پاکستانیوں نے عقیدت و احترام کے ساتھ شرکت کی۔ بابرکت محفل میں پاکستان کے ممتاز عالم دین اور سابق وفاقی وزیر پیر سید حامد سعید کاظمی نے خصوصی شرکت کی۔ محفل کا آغاز تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا۔ پیر سید حامد سعید کاظمی نے اس موقع پر محبوب سبحانی، قطب ربانی حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات مبارکہ کے روشن واقعات بیان کرتے ہوئے کہا کہ غوث اعظم نے ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کا درس دیا۔ اولیاء کرام نے ہمیشہ امن و سلامتی کی تبلیغ کی اور اللہ کے نیک بندے روشن چراغ کی مانند لوگوں کو حق کا راستہ دکھاتے رہے ہیں۔ محفل میں عالمی شہرت یافتہ نعت خواں الحاج سید الطاف حسین کاظمی نے اپنے خوبصورت انداز میں نعتیہ کلام پیش کر کے سما باندھ دیا۔ سید الطاف حسین کاظمی کے خوبصورت کلام نے شرکا کو جھومنے پر مجبور کر دیا۔ اس موقع پر فضا درود و اسلام سے گونجتی رہی۔ بعد میں 92 نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے پیر سید حامد سعید کاظمی اور دیگر شخصیات نے کچھ یوں اظہار خیال کیا۔ ایسی محافل جو ہیں وہ یہ بہترین تربیت گاہ بھی ہوتی ہے۔ ایسی محافل میں جو بچے آتے ہیں یہاں سے کچھ نہ کچھ وہ یقیناً سیکھ کے جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ لے کے جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں ایسی محافل کا انعقاد یہاں پہ زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے۔ ایک تو اس سے مسجدیں آباد ہوتی ہیں، دوسرا ہمارے بچوں کی جو ہے وہ دینی تربیت کا جو ہے وہ عمل جو ہے وہ اور مربوط ہوتا ہے، مستحکم ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہترین طریقہ ہے اپنی نسل کو دین کے ساتھ وابستہ کرنے کا اور ان کو دین کے رسول اللہ کی سیرت کے اوپر چلانے کا۔ یہ بہترین طریقہ ہے کہ یہاں محفل میلاد کو ہے وہ ان کا انعقاد کیا جائے۔ بڑی خوشی ہوئی ہے بالخصوص یوتھ بچوں کو دیکھ کے ایسی محفلیں ہمیں انعقاد کرنی چاہیے تاکہ بچے بھی ہمارے کچھ سیکھیں اور تاکہ ہماری آنے والی جو نسل ہے اس کا مستقبل بن سکے۔ محفل کے اختتام پر تمام شرکا نے مل کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و اسلام پیش کیا۔ محفل میں قاری امتیاز اور مرکزی رہنما منہاج القرآن انٹرنیشنل گلاسگو حاجی واحد، قاری سلطان علی چودھری، محمد رفیع ملک خلیل، ملک یوسف نے خصوصی شرکت کی۔ محفل کے آخر میں پاکستان اور امت مسلمہ کی اسلامتی اور ترقی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ ملک خالد وارسی، 92 نیوز، گلاسگو، اسکاٹ لینڈ۔ برطانیہ کی امیگریشن قوانین میں تبدیلی سے برطانوی نیشنلٹی کا حصول مزید آسان ہو گیا ہے۔ ورک پرمٹ اور دیگر ویزا کیٹیگری میں تبدیلیوں سے پاکستان اور بھارت کے لوگوں کے لیے برطانیہ آمد کے دروازے کھل رہے ہیں۔ ماہر قانون سالسٹر رومانہ کوثر سے بیورو چیف یو کے غلام حسین عوان نے بات چیت کی ہے۔ آئیے یہ گفتگو سنتے ہیں۔ پہلے آپ کی جو ہسٹری تھی وہ 10 ایئرس کی وہ ہسٹری دیکھتے تھے، گڈ کیریکٹر ریفرنس، تو اب اس میں 5 ایئرس تک انہوں نے کر دیا ہے۔ تو اس میں یہ بہت اچھا فائدہ ہے کہ اگر کوئی اوور اسٹیئر تھا اوور دا 10 ایئرس تو وہ اتنا کنسیڈر نہیں کریں گے۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص یہاں پر پہلے اوور اسٹیج تھا اور پھر بعد میں جو ہے وہ اس کا یہاں پر ویزا جو ہے اس کا ہو گیا تو اس کو 10 سال انتظار نہیں کرنا پڑے گا؟ اس کو اپنے لاسٹ 5 ایئرس لیگل اسٹیٹس دکھانا ہوگا۔ سو ایٹ لیسٹ اگر 5 ایئرس کور ہوں تو وہ نیشنلٹی اپلائی کر سکتے ہیں، بیکاز پہلے کیا ہو رہا تھا کہ وہ 10 ایئرس کی ہسٹری دیکھ رہے تھے، اینڈ اس کے انڈر کافی لوگ اپلیکیشنز ریفیوز ہوئی ہیں لاسٹ اراؤنڈ 2 or 3 ایئرس کے میں ریفیوز جو ہوئی ہیں اپلیکیشنز، ان کو ایک ٹائم دیا جا رہا تھا کہ آپ کے 10 ایئرس جو ہیں وہ اس ڈیٹ پہ کمپلیٹ ہوں گے۔ فار ایگزامپل جیسے ہمارے بہت سارے کلائنٹس ہیں جن کو ڈیٹس ملی ہے
25, 26, सो उनको वो इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा. तो ये मतलब आपके केस के ऊपर डिपेंड करता है. ओके. अच्छा, दूसरा ये बताएं कि जो यहाँ पर स्टूडेंट वीज़े पर लोग आते हैं, स्टूडेंट आते हैं, और 6 महीने के बाद ही अगर उनको वर्क परमिट कोई ऑफर होता है, उनकी अभी स्टडी कंप्लीट नहीं हुई, तो क्या वो वर्क अपना स्टूडेंट वीज़ा स्विच कर सकते हैं? जी, जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको अगर उनके पास पहले कोई डिग्री लेवल ऑफ एजुकेशन नहीं है, तो वो थोड़ा मुश्किल होता है उनको वर्क परमिट में स्विच करने के लिए, बिकॉज़ उनका मेन एम यही होता है कि यहाँ पे आके वो स्टडीज़ करें, फिर उनको अच्छी जॉब मिले. तो बगैर आपके डिग्री कंप्लीट किए या कुछ आपका एजुकेशन बैकग्राउंड हो, आप स्विच मतलब ऑप्शन तो है स्विच करने के लिए, लेकिन आपको अपनी एजुकेशन भी दिखानी होती है. लोग जो कुछ स्टूडेंट जो है PSW पे जा रहे हैं, PSW जब 2 साल का कंप्लीट होता है उसके बाद उन्हें वर्क परमिट अगर ऑफर होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो उन्हें वापस जाना पड़ेगा? नहीं, उनको वापस जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ वो जब अपनी डिग्री कंप्लीट करेंगे वो 2 years पोस्ट ग्रेजुएट जो वीज़ा है वो PSW वो उनको मिल सकता है. सो वो 2 साल में वो यहाँ पे उसके बाद कंप्लीट होने के बाद होपफुली 2 years में उनको एक्सपीरियंस मिलेगा काम का, कि उसके बेस पे उनको वर्क परमिट मिल सकता है. ये वर्क परमिट मिले या अब उनका शादी वीज़ा हो या कोई भी उसके अंदर स्विच हो सकता है वो? जी, उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं. शादी वीज़ा होता है, स्टूडेंट भी जा सकते हैं? स्टूडेंट भी जा सकते हैं. यस, दे कैन डू. अगर आपने फर्दर और हायर एजुकेशन करनी है, डेफिनेटली आप दोबारा स्टूडेंट भी बन सकते हैं. फैमिली वीज़ा, स्पाउस वीज़ाज आप कर सकते हैं. एंड दूसरा ऑप्शन है, आपने अगर कोई बिज़नेस सेटअप करना हो, अगर आपने 2 साल में काम किया, आप सेविंग्स आपकी हो गई हैं, तो आप बिज़नेस भी स्टार्टअप कर सकते हैं. अच्छा, दूसरा ये एक वीज़ा होता था एंटरप्रेन्योर वीज़ा, वो एंटरप्रेन्योर वीज़ा नहीं, जो आई थिंक सेल्फ एंटरप्रेन्योर वीज़ा होता था, वो ख़त्म हो चुका है. उसकी जगह कौन सा है वीज़ा? ये इन्वेस्टर्स वीज़ा जो है, उसमें आपको दिखाने होता है कि आप यूके में कोई बिज़नेस सेटअप करेंगे और इन्वेस्ट करेंगे यूके में. सो मतलब आजकल जो ये कैटेगरी चली है कि आप स्टार्टअप वीज़ा कर सकते हैं. स्टार्टअप में ये है, आपको दिखाना कि आपके पास इनफ पैसे हैं कि आपका जो प्रोजेक्ट है या बिजनेस प्लान है उससे आप फाइनेंस कर सकेंगे. अच्छा, दूसरा ये है कि जो हमारे साउथ एशिया से, इंडिया या पाकिस्तान से जो लोग आते हैं, क्या आप सजेस्ट करेंगी कि उनको अगर वहाँ से वो आते हैं स्टूडेंट के अलावा, तो किस वीज़े पर आना चाहिए? स्टूडेंट के अलावा अगर वहाँ से उनके लिए पॉसिबल हो, जैसे केयर वर्कर आप वो अप्लाई कर सकते हैं. यहाँ पे एट द मोमेंट NHS में काफ़ी जॉब्स हैं मेडिकल ग्राउंड्स में, मेडिकल रूट में, तो ये जॉब्स की कमी है यहाँ पे, सो वो कवर कर सकते हैं. दूसरी ऑप्शंस मतलब वर्क परमिट ही उनके लिए बन सकता है रूट. बेस्ट ऑप्शन है. वर्क परमिट इज़ अ गुड ऑप्शन. वर्क परमिट पे आप आते हैं तो 5 साल के बाद आपको नेशनैलिटी जो है वो मिल सकती है? जी, आप 5 years यहाँ पे जब कंप्लीट करेंगे अंडर वर्क परमिट, आपको इंडेफिनिट लीव आप अप्लाई करेंगे और 1 साल के बाद आप ब्रिटिश नेशनल अप्लाई कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच आपका. थैंक यू. बरतानिया के ऑफिस फॉर नेशनल स्टैटिक्स ने नई मरदमशुमारी के हवाले से रिपोर्ट जारी कर दी है. 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक इंग्लैंड और वेल्स में आधे से भी कम लोगों ने खुद को ईसाई करार दिया है. 2011 की रिपोर्ट के मुताबिक इंग्लैंड और वेल्स में ईसाइयों की तादाद 95.3% थी, जो अब 46.2% रह गई है. मरदमशुमारी हर 10 साल के बाद दफ्तर बराए कौमी शुमारियात के जरिए की जाती है. 2001 से मरदमशुमारी में लोगों से सवाल पूछा गया कि उनके अकायद या मजहबी तरीकों के बारे में उनका मजहब क्या है, जिस पर मुख्तलिफ जवाबात पर 2001, 2011 और 2021 में रिपोर्ट शाया की गई, जिसमें मजहब को मानने और ना मानने वालों के तनासुब के बारे में बताया गया. कौमी शुमारियात की रिपोर्ट में जिनका कोई मजहब नहीं, 1/4 से बढ़कर आबादी 37.2% हो गई है, जबकि मुसलमानों के तौर पर शनाख्त करने वालों की तादाद 2011 में 4.9% से बढ़कर गुज़िश्ता साल 6.5% हो गई है. मारूफ एंकर और सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात में दुबई से अहम पेशरफ सामने आ गई है. अरशद शरीफ के दुबई से कीनिया जाने पर पाकिस्तानी कौंसल खाना दुबई का वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आया है. उनके मुताबिक कौंसल खाना दुबई में वीज़ा कौंसल अरसलान सत्ती का अरशद शरीफ के मुल्क बदरी से कोई ताल्लुक नहीं. सोशल मीडिया पर चलने वाली फेक खबर बेबुनियाद है. मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं मुदस्सिर खुशनूद की इस रिपोर्ट में. अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात में अहम मोड़ आ गया. पाकिस्तानी कौंसल खाना दुबई ने सोशल मीडिया पर चलने वाली मनगढ़ंत खबरों की सख्ती से तरदीद कर दी. कौंसल खाना दुबई का कहना है कि वीज़ा कौंसलर अरसलान सत्ती का अरशद शरीफ की मुल्क बदरी से कोई ताल्लुक नहीं. सोशल मीडिया पर बेबुनियाद और मनगढ़ंत खबरें गर्दिश कर रही हैं, जिसका हकीकत से ताल्लुक नहीं है. ज़राए के मुताबिक कौंसल खाना दुबई में तैनात वीज़ा कौंसलर अरसलान सत्ती गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद में अरशद शरीफ कत्ल केस कमेटी के सामने पेश हुए. कमेटी के सामने
सामने बयान कलमबंद कराते हुए उनका कहना था उन्होंने दुबई हुकूमत को अरशद शरीफ की मुल्क बदरी के हवाले से कोई दरख्वास्त नहीं दी। वीज़ा काउंसलर अरसलान सत्ती ने कमेटी को मजीद बताया कि अरशद शरीफ के दुबई में मौजूदगी के दौरान वो अपने बच्चों के हमरा तुर्की में थे। ज़राए के मुताबिक वीज़ा काउंसलर अरसलान सत्ती ने अपनी सफरी दस्तावेजात भी कमेटी को पेश की। न्यूज़ यूएई के ज़राए के मुताबिक वीज़ा काउंसलर अरसलान सत्ती ने कमेटी के सामने इस बात की भी तस्दीक की कि अरशद शरीफ के कत्ल के वाक़े के वक्त वो भी फैमिली के हमरा तुर्की में थे। सफारती ज़राए का ये भी कहना था कि कमेटी ने कौंसल खाना दुबई के किसी अफसर से तहकीकात के हवाले से किसी किस्म की तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार नहीं किया और मुबैना तौर पर सोशल मीडिया पर सफारतकार अरसलान सत्ती का नाम लिया जा रहा है। ये बात बेबुनियाद है और हक़ाइक़ के मुनाफी है। सैयद मुदस्सर खुशनूद, 92 न्यूज़, दुबई, मुत्तहदा अरब अमारात। अमारात की रियासत शारजा के मकामी होटल में पुरनूर महफिल समा का इनेकाद किया गया, जिसमें सजादा नशीन दरगाह नकीब औलिया कसूर हज़रत सूफ़ी मोहम्मद नकीबुर रहमान शाह ने खसूसी तौर पर शिरकत की। महफिल समा में आशिकाने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भरपूर शिरकत की है। शारजा के मकामी होटल में आकर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत की मुनासबत से पुरनूर महफिल सजाई गई, जिसमें आशिकाने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सूफ़ी मोहम्मद नकीबुर रहमान शाह का कहना था कि रूहानी और तबलीगी दौरे पर अमारात आने का मकसद रिज़ाए इलाही, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और औलिया अल्लाह की तालीमात का प्रचार करना है। मारूफ कवाल ने आकर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कलाम पेश किया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कलाम ने शुरका पर वजह तारी कर दिया। हाज़रीन झूमने पर मजबूर हो गए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून साउथ अफ्रीका के ज़ेर तमाम इस्तेकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस के उन्वान से एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। तफसीलात जान लेते हैं खुरम शहजाद की इस रिपोर्ट में। तकरीब का आगाज तलावत कुरान पाक से हुआ, जिसकी सादत कारी बिन यामिन ने हासिल की, जबकि हदिया इनाद नौजवान असफर हुसैन कादरी ने पेश किया। स्टेज सेक्रेटरी के फराइज औरंगजेब और खालिद सुलहरिया ने अदा किए। तकरीब के मेहमान खुसूसी पाकिस्तान के साबिक सफीर नजम साकिब ने अपने खिताब में इस्तेहकाम पाकिस्तान से मुतल्लिक गुफ्तगू करते हुए कहा कि अल्लाह के फजल से पाकिस्तान पहले से भी ज्यादा मजबूत है और कोई पाकिस्तान का बाल बीगा नहीं कर सकता। हमारे बच्चे अपनी जहानत की वजह से पूरी दुनिया में पहले नंबर पर हैं। पाकिस्तान के इलाका झंग से आए मेंबर पंजाब असेंबली मोहम्मद माविया, मुस्लिम लीग नून साउथ अफ्रीका के सदर मियां नसीर अहमद, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका एसोसिएशन के सदर अहमद रजा बट, हाफिज मोहम्मद नदीम, चौधरी गफूर, मिसिज नाहिद रोही, अरशद ढेडा, मोहम्मद अहमद बट व दीगर ने भी खिताब करते हुए कहा कि हम हुकूमत और पाकिस्तान के इदारों के साथ खड़े हैं और उनके लोगों पर कड़ी नजर रखनी है, जो कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। प्रोग्राम के दौरान हॉल पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाव नारों से गूंजता रहा। तकरीब में मुस्लिम लीग नून ओवरसीज के सेक्रेटरी जनरल नूर तनवीर और चीफ कोऑर्डिनेटर बैरिस्टर अमजद मलिक ने टेलीफोनिक खिताब किए। इस मौके पर फयाज खान, रशीद बाबू, शाजिया शौकत, अमानत अली तारड़, मियां नसीर व दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कुछ यूं इजहार ख्याल किया। मैं नसीर अहमद साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन लोगों ने पाकिस्तान अपने मुल्क के इस्तेहकाम के हवाले से एक मौजू पे कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। काफ़ी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी दूर दूर से आए थे। इस्तेहकाम में पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि हम अपने आइन को, जो कि हमारा नज़रियाती आइन है, हम उसकी पासदारी करें और उसके नफाज के लिए हमारे सारे अदारे जो हैं उनका हक बनता है कि उसकी पासदारी करें और मुल्क के इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करें। इस पूरे तकरीब को इनेकाद करने पर मुस्लिम लीग साउथ अफ्रीका की जो पूरी क़यादत है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ साथ अपना यह मैसेज देता हूँ कि हर कोशिश को जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो उस पर अपना किरदार अदा करें। बहुत सी ख़वातीन ने शिरकत की है। मैं उनका दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान के प्लेटफार्म पे एक जगह पे इकट्ठे होकर सबने एक आवाज़ में पाकिस्तान का नारा बुलंद किया है और इसमें तमाम कम्युनिटी ने भरपूर तरीके से शिरकत की है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इतने अच्छे प्रोग्राम का इक़दाम किया उन्होंने और तमाम एक पाकिस्तान के परचम तले आज पूरी कम्युनिटी साउथ अफ्रीका से सारी पाकिस्तानी कम्युनिटी मौजूद थी।
जो इस्तेकाम पाकिस्तान के नाम का प्रोग्राम था, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह साउथ अफ्रीका के तूलो अरब से, इवन के साउथ अफ्रीका के जो हमसाया ममालिक से, वहाँ से भी पाकिस्तानी कम्युनिटी ने शिरकत की। बहुत बड़ी तादाद थी, सारे तबका फ़िक्र से अफराद मौजूद थे और मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करता हूँ। प्रोग्राम में राजा फ़खर हयात, राजा शहजाद, राना जाहिद जुल्फ़िकार रांझा, अजीम जफर जाहिद चौहान, नईम नवाब व दीगर नुमाया थे। इस मौके पर पाकिस्तान से वालेहाना मोहब्बत का इजहार करते हुए और इदारों के साथ मुकम्मल यकजहती के लिए करारदाद भी पेश की गई। पाकिस्तान की सालमियत और आलम इस्लाम के लिए खुसूसी दुआएं कराई गईं। खुर्रम शहजाद, 92 न्यूज़, अमरीका। कैनेडियन हुकूमत ने प्लास्टिक बैग के हवाले से सख्त एक्शन ले लिया है। वज़ीर माहौलियात स्टीवन ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए कहा है कि बहुत हो चुका, कनाडा को जल्द आलूदगी से पाक कर दिया जाएगा। वज़ीर माहौलियात ने कहा है कनाडा में हर साल तकरीबन 29,000 टन प्लास्टिक का कचरा बुनियादी तौर पर पैकिंग माहौल में ख़त्म होता है और दुनिया भर में तकरीबन 22 मिलियन टन प्लास्टिक ख़त्म हो जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। प्लास्टिक बैग पर कौमी पाबंदी के बाद कनाडा में आलूदगी के बाइस बनने वाले तमाम प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल में कमी वाक़ई हुई है। कैनेडियन हुकूमत ने आलूदगी ख़त्म करने के लिए प्लास्टिक के इंतजाम का बाकायदा मुआहदे पर बातचीत शुरू करती है। कनाडा इन 30 ममालिक में से एक है जो बैनुल अक़वामी मुआहदे के लिए बहुत ज़्यादा लॉबिंग कर रहा है, जो 2040 तक प्लास्टिक की आलमी आलूदगी को ख़त्म कर देगा। अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत शाह रुकनुद्दीन आलम सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह का 709वां उर्स मुबारक मुल्तान में आज से शुरू हो रहा है। सजादा नशीन दरगाह आलिया मखदूम शाह महमूद कुरैशी दरबार शरीफ को गुस्ल देकर और चादर पोशी कर 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ करेंगे। मुल्तान से मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट देखिए। बरसगीर पाको हिंद के अजीम रूहानी पेशवा शेखुल इस्लाम हज़रत शाह रुकनुद्दीन आलम सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह 9 रमज़ानुल मुबारक 649 हिजरी को मुल्तान शरीफ में पैदा हुए। उन्होंने ज़ाहिरी अलूम की तालीम अपने वालिद मोहतरम हज़रत शेख सदरुद्दीन आरफ सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह और रूहानी फैज़ अपने दादा हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह से हासिल की। इस खित्ते में इशाअत उलूम इस्लामिया और इल्म का फ़रोग़ ये आपका मकसद हयात था। आपकी तालीमात इत्तेहाद, यकजहती, महब्बत, अखुवत और यगानगत का दर्स देती हैं। सिलसिला सोहरवर्दिया के अजीम सूफी बुजुर्ग ने अपनी तमाम उम्र दीन इस्लाम की खिदमत में गुजारी। आपका विसाल 735 हिजरी में मुल्तान शरीफ में हुआ। आपका मज़ार मुबारक हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह के पहलू में कला कोना कासम बाग पर बनाया गया है। ज़ायरीन के लिए 14 स्कूल मुख्तस किए गए हैं जहाँ पे वो रहायश पजीर होंगे। इसके अलावा 3 कॉलेजेस हैं जहाँ पे वो रहायश पजीर होंगे, वहाँ पे भी सफाई का बेहतर इंतजाम होगा और सिक्योरिटी का भी बेहतर इंतजाम होगा इंशाल्लाह। हज़रत शाह रुकनुद्दीन आलम सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह के 709वें उर्स मुबारक की सैरोज़ा तकरीबात आज से शुरू हो रही हैं। उर्स के मौका पर सिक्योरिटी के भी सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। कैमरामैन जाफर हुसैन के साथ मोहम्मद आसिफ, 92 न्यूज़, मुल्तान।